यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा सबका स्वागत करता हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के वन शॉट में। तो हम मेजर कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम अभी तो नहीं ले पाएंगे, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस की वीडियोस मैं ट्राई करूंगा बनाने की। पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले जो आपके पास टॉपिक आता है दैट आर जस्ट अबाउट द थ्री लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे फर्स्ट लॉ है आपके पास लॉ ऑफ इनर्शिया। यू ऑल नो दिस लॉ वेरी फ्रॉम द बेस। यार आपने पढ़ा है ये क्लास 9th 10th में, है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया आता है दैट कोई भी बॉडी जो है अपने मोशन की स्टेट को वही रखना चाहती है जो उसके पास जो पहले से है वो, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं एक बार। अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external force is applied। जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो सेम ही मोशन में रहना चाहेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ आपने पढ़ा हुआ है, सेकंड लॉ दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। फोर्स क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये आ गया आपके पास फोर्स के बारे में। क्या है चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम? दैट मीन्स डी टी मोमेंटम होता है एम वी बाई डी टी। अब ये आपके पास प्रोडक्ट रूल फॉलो होगा। ये एक को पहले आप कांस्टेंट रखो, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका वैल्यू। एक मिनट, ठीक है। इसको एक बार हम हटा ही, हाँ हट गया, ठीक है। तो ये हो गया और यही मैं यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ। अब उन्होंने क्या कहा कि हम मास को कांस्टेंट मानते हैं। मास को कांस्टेंट मानते हैं मतलब चेंज इन मास इज जीरो। तो आप जनरली क्या इसको मान के चलते हो? एम डी वी बाई डी टी आप जनरली मान के चलते हैं, दैट इज एम ए। ये हो गया उसका मतलब, ठीक है ना। तो ये जनरल हो गया कि हम क्या क्या मान के चलते हैं। इफ डी एम इज इक्वल टू जीरो मतलब चेंज इन मास इज जीरो, है ना। डी एम बाई डी टी चेंज इन मास पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम में अगर जीरो है तो आप ये मान सकते हैं दैट इज डी वी बाई डी टी, यानी कि एम ए, ठीक है। तो ये देखो थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मतलब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स जैसे ये देखना, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया एफ का। इनके बीच का फ्रिक्शन का जो है म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब आपको पता है ये वाली बॉडी अगर मैंने कहा इसके साथ चल रही है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, है ना। तो ये देखो इक्वल है फ्रिक्शन की वैल्यू स्मॉल एफ एंड अपोजिट है। आप आगे और ज्यादा क्लियर होगा आपको ये फ्रिक्शन कैसे बनाया मैंने फ्री बॉडी डायग्राम, आगे पता चलेगा। फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, एनी पुश और पुल दैट कैन चेंज द कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्फिगरेशन ऑब्जेक्ट में आपका सब कुछ आता है, शेप साइज ये सब आप पता ही है ना आपको। कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं वो फोर्सेज जो कॉन्टैक्ट में आने से हो, जैसे फ्रिक्शन सिर्फ तब आएगा जब दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट है। और ये फ्रिक्शन है क्या? ऑपोजिशन टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। कोशिश करूंगा कि 2023 के प्रीवियस क्वेश्चंस करवा सकें यहीं पे, फिजिक्स तक के हम कर सके ना मिनिमम। टेंशन, टेंशन इज कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, टेंशन को कैपिटल टी से। ये होता है फोर्स इन अ स्ट्रिंग। आगे जबकि इन सबके बारे में बात करनी है, फोर्स इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ टेंशन की, ये देखना, ये है। अब ये मान लिया ये ब्लॉक है एम जी मास का, एम मास का, तो इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी नीचे। ग्रेविटी तो हमेशा नीचे होती है ना, तब सबको पता है ना एम जी। अब इस बॉक्स को फिर भी रेस्ट पे क्यों रह रहा है, ऐसे क्यों चिपका रह रहा है? बिकॉज इस स्ट्रिंग का इसके ऊपर कोई फोर्स होगा, उसी को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। अब देखो एम जी नीचे है तो स्ट्रिंग का कहाँ लगाएगी फोर्स? नीचे लगाएगी क्या? अगर नीचे लगाएगी तो बॉक्स को नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए स्ट्रिंग का फोर्स हमेशा क्या होता है? अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल दूर। सिमिलरली यहाँ से ये ऐसे बनेगा, टी है ये टेंशन, टेंशन। सेम स्ट्रिंग का सेम टेंशन हम मान के चलते हैं जब तक हम रोटेशन वाले चैप्टर में ना पहुंचे हो। रोटेशन वाले चैप्टर में हम चेंज कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज वहाँ पे आपकी जो पुली वगैरह सिस्टम आएंगे वो मास वाले होंगे, मासलेस नहीं होंगे। मासलेस के केस में हम मान सकते हैं सेम है, ठीक है। आगे बताऊंगा। नॉर्मल फोर्स, सरफेस फोर्स, जैसे ये एक चीज मैंने सरफेस पे रख दी मान लो, तो इसके ऊपर जो ऐसा फोर्स लगेगा ना, नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एफ स्प्रिंग, ऐसे लिख लो। ये नॉर्मल फोर्स को आप एन से या आर से डिनोट करते हो। आर मींस रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स का सेम मतलब है। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। ग्रेविटेशन का आपने पढ़ा हुआ है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी आपने पढ़ा हुआ है और मैग्नेटिक का भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे आपने पढ़ा ना के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक में तो आपने कई सारी चीजें पढ़ी थी, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, है ना। बी आई एल अगर वायर है तो, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग उसके लिए। फोर्स ऑन मटेरियल दैट इज बी एल वी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में।
तो वो अलग अलग है उसके लिए तो, ठीक है। ग्रेविटी, ग्रेविटी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एक फोर्स का। देखो हमने क्या क्या पढ़ा कि पहला फोर्स आपके पास ग्रेविटेशन हमें पढ़ना है, वो हम देखते हैं एक बार। ग्रेविटी हमेशा एक डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, तो हम हमेशा ग्रेविटी को नीचे ही बनाएंगे, और ग्रेविटी का फोर्स कितना होगा, mg के बराबर, जिसको हम बोलते हैं वेट। दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको बताया, ये हम वेइंग मशीन से जो मेजर करते हैं ना, वो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन मेजर हो रहा है, ठीक है। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है, टुवर्ड्स द बॉडी है, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिख ही रहा है आपको, है ना। मतलब अगर ये है ऐसे, है ना, इसके ऊपर mg नीचे लग रहा है, तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? ऑफ कोर्स दूसरे डायरेक्शन में कोई ना कोई और फोर्स हो रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, वही है नॉर्मल फोर्स। टेंशन, टेंशन क्या है, फोर्स ऑन स्ट्रिंग, आपको मैंने ये एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। ये होता है पुली मास सिस्टम, ठीक है, पुली मास सिस्टम है, और ये पुली जो है वो मासलेस है, मतलब ये पुली के ऊपर स्लिप करेगी थ्रेड, पुली मूव नहीं कर रहा है ना। अगली बार हम जब रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे पुली भी मूव करता है, ठीक है, और वहां पे पूरा रोटेट हो रहा होता है पुली भी, तो पुली का यहाँ पे ओमेगा आ जाता है, आई ओमेगा स्क्वायर बाय आर, वो आप लिखते हैं, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर मैंने कहा कि एक्सेलरेटेड मोशन है, जहां पे इस साइड के लिए एक्सेलरेशन है नीचे के लिए, तो आपको एक्सेलरेशन अगर लिखनी तो कैसे लिख सकते हो आप, वो मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, बाकी हम आगे जब देखेंगे तो देखेंगे ना। देखना, सबसे पहले इसको नीचे कौन सा फोर्स लेके जाएगा, m1g, और इसको रोकने वाला फोर्स कौन सा होगा, m2g। बाकी टेंशन 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 इंटरनल फोर्सेज है, इंटरनल फोर्सेज कभी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। नीचे वाला फोर्स लेके जा रहा है, दैट मींस m1g इज टेकिंग इट डाउन, ठीक है ना, इसको नीचे लेके जा रहा है ना, और ये इसको अपोज कर रहा है, तो m1g माइनस m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ये होती है एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट आगे चलिए, एक स्प्रिंग का फोर्स अगर आपको लिखना होता है तो सबसे पहले स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है एल, है ना, अगर हमने उससे एक्स लेंथ खींचा तो भी वो फोर्स लगाएगा, बट वो फोर्स कहाँ पे होगा, फिर अंदर की तरफ होगा। आप खुद इमेजिन करो, आपने एक स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग वापस जाता है, अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो वो बाहर आता है ना, मतलब स्प्रिंग का फोर्स हमेशा ही इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। माइनस एक्स मतलब जहां पे एक्स क्या है, इलोंगेशन है या कंप्रेशन है, कंट्रैक्शन नहीं होगा, कंप्रेशन होगा। स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी करते हो, कंप्रेशन, सेम ही मतलब है ना, ठीक है। तो जो फोर्स बाय स्प्रिंग है वो माइनस एक्स के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट अब माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज के एक्स, यहाँ पे के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट करो, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इससे आपको मैं बताऊंगा रिसेंट टाइम्स में बड़े ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं यूनिट डायमेंशन एरर्स में कि स्प्रिंग कांस्टेंट का वो बताओ, डायमेंशन बताओ, है ना, ये सब वो आप कर लेना, है ना। कैसे करोगे, फोर्स का होता है ml t-2, और ये x है, x का होता है l, डिवाइड बाय कर दो l से, तो mt-2 आपके पास आ जाएगा, वो आप देख लेना कोई, है ना, डायमेंशन तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि फोर्स स्प्रिंग आपका क्या क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बता दिया। स्प्रिंग अगर सीरीज में लगाए गए हैं तो के इक्विवेलेंट होगा वो k1 प्लस k2 प्लस k3 के बराबर, पैरेलल में लगाए हैं तो 1/k1 1/k2, मतलब जो रेजिस्टर्स वाला उसी तरह से ये फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक स्प्रिंग को हमने कट कर दिया तो क्या उसके इस के ऊपर फर्क पड़ेगा, हाँ देखो के क्या है, एफ स्प्रिंग बाय एक्स, ठीक है ना। के एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सॉरी के एल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, के एक्स की थोड़ी बोल रहे हैं, है ना। तो जो उसकी लेंथ होगी जहां से हमने कट किया ना, मान लो यहाँ से हाफ से कट कर दिया, तो के एल बाय टू इसका बनेगा, इसका बनेगा के एल बाय टू, ठीक है। उससे आप फोर्स की वैल्यू निकाल के आप इसको के निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखो के एल जो इनिशियल था वही k1l और k2l कांस्टेंट रहेगा, k और l का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है, ये आपको पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट ये देखो जरा, अब इसमें अगर मैंने कहा कि इसके ऊपर फोर्स कितना है, टेंशन, पहले टेंशन बना लो सारे, ये देखो ये टेंशन फोर्स, अवे फ्रॉम बॉडी अवे फ्रॉम बॉडी अवे फ्रॉम बॉडी, यहाँ पे कितना टेंशन डालू मैं, यहाँ पे कितना टेंशन डालू मैं, वो तो बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पे मान लिया T2, बिकॉज अभी थ्रेड चेंज होगी, यहाँ पे आ गया T2, यहाँ पे आ गया T2, यहाँ पे आ गया T2, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी है, अब तो पुली भी नीचे जाएगा ना, पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम ही नीचे जा रहा है, अब तो पुली भी नीचे जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ पुली विल बी v1 प्लस v2 बाय 2 एंड एक्सेलरेशन विल बी a1 प्लस a2 बाय 2। कारण, कारण आप इक्वेशंस बनाएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। दैट इज T2 जो है दैट विल बी 2t, अगर तो रेस्ट पे होगा तो, बट रेस्ट पे नहीं है तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करके आपको बराबर करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे m1 m2 m3 ले लेना बॉडीज को, है ना, एंड वो आप सॉल्व कर लेना, आपको यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो क्या होगी, ले जाने वाला मास, अब मोशन नीचे वाली साइड में कहाँ पे है, इस साइड से है ना, तो m1g ले जा रहा है और m2g रोक रहा है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जहाँ पे m1 प्लस m2 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली अगर मैंने बोला टेंशन फोर्स लिखना तो उसके लिए आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, करना कुछ भी नहीं है, आपको सिग्मा एफ
सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम जी पुट कर देना है, एम जी नहीं सॉरी एम ए, बिकॉज मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे ही आपको जो इक्वेशंस मिलेंगे उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग तरह से हम निकाल देते हैं। ये वाली बॉडी देखना, ये ऊपर जा रही है, अब इसको नीचे वाला फोर्स कौन सा लग रहा है, M2G, और ऊपर फोर्स लग रहा है टेंशन। ठीक है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कहां पे लग रहा होगा अगर ये ऊपर जा रही है? देखो जैसे मैंने कहा ये एक बॉडी है, ये एक बॉल है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन इधर और आपने फोर्स लगाया 3 न्यूटन इधर। आप बताओ कौन साइड जाएगा? ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड इसकी वेलोसिटी आएगी, है ना, बिकॉज फोर्स है तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम ना, इस साइड एक्सेलरेशन आएगी, है ना, मतलब कि जिस साइड एक्सेलरेशन है उस साइड का फोर्स बड़ा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जिस साइड एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऊपर है ना, एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में दी हुई है क्वेश्चन में, तो टेंशन विल बी ग्रेटर देन M2G, तो T माइनस M2G होगा नेट फोर्स। ठीक है, उसमें भी हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, 5 - 3 करके निकालेंगे ना, तो दैट इज इक्वल टू M2A, बिकॉज मास तो आप उसी बॉडी का लोगे ना जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। सिमिलरली M1 के लिए क्या बन जाएगा, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। अब आपको A बिकॉज एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगी ना, दोनों की पूरे सिस्टम में सेम रहेगी एक्सेलरेशन। ठीक है, इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, M1 माइनस M2 टाइम्स G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 ए निकालना था, M1 माइनस M2 बाई M2G बाई M1 प्लस M2 आ जाएगा। तो वो तो मैंने आपको पहले बताया कि इसका एक्सप्रेशन आपको यही मिलेगा। ठीक है, चेक कर लो, चेक कर लो क्या यही आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है क्या? यू कैन चेक इट आउट एज वेल, ऊपर देखो और नीचे ये वाला एक्सप्रेशन चेक करो, ये वाला एक्सप्रेशन सेम आ रहा है। अब एक एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो, टेंशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट मी जस्ट पुट इट इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड में पुट कर लेते हैं, तो M1G माइनस T इज इक्वल टू M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है ना, अब सबसे पहले तो टेंशन को इस साइड ले आओ, इसको उस साइड ले जाओ एंड टेंशन को सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व एंड एंजॉय योरसेल्फ। ठीक है, कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, फॉर दिस वेज प्रॉब्लम्स की आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे ये थीटा है, दिस इज थीटा, सो दिस इज एज वेल थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा। आपको पता है ये mg है, ये mg है। अब mg कौन सी साइड कॉस होगा, जहां पे थीटा है ना, तो ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। mg sin थीटा इज रिस्पांसिबल फॉर दिस मोशन होल, mg sin थीटा इज रिस्पांसिबल फॉर मूविंग अहेड। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फ्रिक्शन हो गया तो वो भी आप कर सकते हो। मान लो ये हाँ, ठीक है, ऐसे ही फिलहाल तो। ठीक है, वो आपको एंगल ऑफ रिपोर्ट की कौन वो चीज़ तो बाद में आएगी ना, जब आपका म्यू भी होगा। तो ये हो गया वेज प्रॉब्लम्स के लिए कि आपको कौन सा mg sin थीटा नीचे की तरफ लेना है, कौन सा mg cos थीटा कहाँ लेना है। ठीक है ना, एंड हेयर 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 अब क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन में आपको दिख रहा है, ये स्मूथ है मान लो, ये स्मूथ है मान लो, तो ये नीचे जाएगा ही जाएगा ना। अगर ये स्मूथ ना हो तो हम मानते हैं कि अगर कोई थीटा, कोई पर्टिकुलर थीटा होगा उसी पे जाएगा। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स म्यू, तो वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी तो ये नीचे जा ही रहा है, तो कौन कौन से फोर्सेस बराबर होंगे? सबसे पहले तो मैंने कहा कि इस मास का एक वेलोसिटी सिर्फ इस साइड ही है ना। देखो ये और ये, बिकॉज ये या कहीं ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, ये तो नहीं हो रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं जा रहा, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये आ गया कि ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, वो mg cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और mg sin थीटा जो है वो होगा ma के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए इस बॉक्स की, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू g sin थीटा। तो याद रखना इस चीज को, g sin थीटा नीचे की तरफ इसकी एक्सेलरेशन होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी तो है काफी चैप्टर में माल पता, वही क्या करना है, कैसे कर रहे हैं हम ये सारी चीजें, M1 M2 ये सारे आप ऐड कर देना, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, थर्ड बॉडी ऐड करके उसको F नेट के बराबर पुट कर देना है। फॉर इक्विलिब्रियम के केस में वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगी या तो जीरो होगी, है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फोर्स जीरो होता है, याद रख लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया आपके पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, जब काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण या तो मोशन हो रहा है तो मोशन को ऑपोजिशन हो रही है और वो बॉडी रुक रही है ना, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो फ्रिक्शन लगने के बाद भी बॉडी चल रही है स्टिल। स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जब बॉडी उस फ्रिक्शन के कारण रुकी हुई है। जैसे अगर मैंने कहा कि इस बॉडी पे बताओ कितनी फ्रिक्शन है, ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे हो, तो रेस्ट पे जो बॉडी है वो स्टैटिक फ्रिक्शन यूज होगी। ठीक है ना, और आपको ये बताना है कि मिनिमम वो थीटा बता दो, मिनिमम वो थीटा बता दो जिससे ये चलने शुरू हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन फोर्स की, तो दैट इज इक्वल टू, आगे लिखा होगा मैंने एक्सप्रेशन, तो वहीं से देखना। हाँ, लिखा हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट इट इज एट रेस्ट। चलने की कोशिश तो कर रहा है बट फिर भी रेस्ट पे है, तो उसको कौन रोक रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रोक रहा होगा। स्टैटिक का मतलब होता है ना रेस्ट, है ना, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस। मैक्सिमम क्यों लिखा गया, देखना सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये है ऐसे एक इंक्लाइन है, मान लीजिए इंक्लाइन ही मान लेते हैं ना, ये है mg sin थीटा,
नीचे आ रहा है इस तरह से। अब ये म्यू है, म्यू मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस जो है आपके पास दिया हुआ है, मान लो 0.4, ठीक है, और इसको मैं चेंज कर देता हूं, दिस इज लेट्स से 10 इंटू इसका मास मैंने मान दिया लेट्स से इट्स 10 एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, लेट अस से दिस थिंग। तो एक मिनट, यहाँ पे 0.5 लिख लो, या 0.5 ले लो, दैट डजेंट इवन अफेक्ट अस, ठीक है, या कम ले लो, कम ले लो थोड़ा सा, 0.4 ले लो, 0.4 ही रहने दो, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि इसकी मैक्सिमम मतलब क्या रुका रहेगा या चलेगा, ये बताओ पहले आप मुझे। सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकती है, ये ऑब्जेक्ट पे लगा सकता है ये वाला सरफेस, वो कितनी है, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वो आपकी पीछे की तरफ होगी, बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना। यहाँ पे रिलेटिव मोशन का अपोजिशन आपके फ्रिक्शन में होगा, तो मैंने क्या लिखा है, हाँ, अपोजेस relative motion between surface, between two surfaces, relative motion को रोकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक बार चेक करना कि इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लगेगा, क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स जो है पीछे की तरफ लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस इंटू एन। अब एन कैसे निकालोगे, एन तो ये है नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये आ गया एम जी का कॉस थीटा, और यहाँ पे है एम जी का साइन थीटा। अब मैंने कहा कि आप मिनिमम वैल्यू बता दो, या सिंपल आप मुझे पहले ये बता दो क्या ये चल रहा है या ये रुक रहा है, या ये रुकी हुई बॉडी है चल रही बॉडी है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपने एम जी साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया। एम जी साइन थीटा कैलकुलेट करने के लिए 10 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30, दैट गिव्स यू 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन इसका नीचे की तरफ लग रहा है। सेकेंडली अब आपको फ्रिक्शन निकालना है, अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ 50 से, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर 50 से ज्यादा है तो वो रोकेगा, नहीं तो नहीं रोकेगा, ठीक है। अब वो कैसे निकालोगे, देखो एम जी कॉस थीटा और एन के बराबर है, तो फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एस इंटू एन, एन क्या है एम जी कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एस दैट इज 0.4 इंटू एम जी कॉस थीटा, दैट इज एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा, 0 1/2 1/√3/2, है ना। तो ये ज्यादा ही आ रही है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो फिर 550 इंटू 50 टाइम्स 0.4 इंटू √3, राइट, यही आ रहा है। जहाँ पे 0.4 और √3 की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ, एक मिनट, इसमें है क्या कैलकुलेटर, एक मिनट मैं चेक करूँ, लेट मी जस्ट कैलकुलेट यूजिंग इट ओनली। हेलो, वेट करना एक मिनट, मैं कैलकुलेटर की मदद से आपको करके दिखा रहा हूँ। 50 इंटू 0.4, पहले √3 निकाल लेता हूँ एक बार, √3 कितना है ना। इसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कहाँ है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 50, राइट। तो ये आ रहा है 34.64, मतलब कि फ्रिक्शन जो है वो 34.64 आ रहा है, जबकि ये तो 50 था, 34.64। तो अगर ये 34.64 से कम होता तो ये उसको रोक लेता, तो ये उसको रोक लेता और रेस्ट पे रहता बॉडी, ठीक है। बट अगर ये ज्यादा है और ये कम है फ्रिक्शन, तो ये आगे जाएगा, तो ये मोशन का केस बनेगा, ठीक है ना। सेकेंडली अगर मैंने कहा, सेकेंड अगर मैंने कह दिया मान लो कि लेट से, अब मैं क्या कहूँ, इसका मास चेंज कर सकते हैं हम, है ना। या अगर मैंने कहा दैट फ्रिक्शन का कोफिशिएंट की वैल्यू अगर मैंने चेंज कर दी, ठीक है, इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एक मिनट, तो मैं एक बार पहले बना के देख लेता हूँ क्वेश्चन। अरे यार, कहाँ गया, यस, ठीक है, तो ठीक लगेगा, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मैंने फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज कर दी, मैंने कहा 0.7 है फ्रिक्शन, ठीक है, इसी सेम उसमें जहाँ पे मास ऑफ बॉडी इज 10 kg, है ना, 0.5 म्यू इज इक्वल टू 0.5, तो सबसे पहले ऊपर वाला फोर्स कौन सा होगा और नीचे वाला फोर्स कौन सा होगा, ये होगा नॉर्मल, ये होगा एम जी कॉस थीटा, तो नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा तो सेम रहेगा, थीटा अभी भी 30 डिग्री है, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये तो सेम रहेगा ना।
अब n अगर mg cos थीटा के बराबर है तो नॉर्मल रिएक्शन आपको मिल जाएगा 10 × 10 × √3/2, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0.5 यानी 1/2, half into 10 × 10 × √3/2, that gives you 2 to the 4 25 √3। एक मिनट, 25 √3 की वैल्यू कितनी होती है? अभी भी बात नहीं बनी यार, वो बात नहीं बनी अभी भी। ऐसा करो, फ्रिक्शन के कोफिशिएंट को और बढ़ा दो, 0.7 रख लो। 0.7 रखने के बाद देखो जरा सा, 0.7 × 10 × 10 × √3/2 यानी कि 50 √3 × 0.7। मैं 1 ही रख दूंगा अगर अभी भी नहीं आया। 50 √3 ना, बिकॉज ये वैल्यूज मुझे इस तरह से सेट करनी है, इंटू 50 × √3 × 0.7। नहीं यार, अभी भी बात नहीं बन रही है। चलो कोई नहीं, फिर हम सबसे पहले तो आपको मतलब ना मास कम कर दूं क्या? नहीं, फिर भी वही बात बनेगी। हम्म, एक मिनट वेट करना। ठीक है, आप इसको ले लो, दैट दिस इंक्लाइन इज नॉट 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री मान लिया हमने, ठीक है। 60 डिग्री में कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/2, तो एन विल बी इक्वल टू 50। एन आ गया 50 न्यूटन, ठीक है, इस केस के लिए, बिकॉज एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, तो न्यूटन में ही कैलकुलेट करोगे, है तो फोर्स ही, ठीक है। एन 50 है, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू 50 × 0.7। 0.7 की जगह आप 0.5 भी ले सकते हो, 0.5 भी ले लो, देखिए 25 न्यूटन आ गया। देखता हूँ ना, अगर 0.5 से आ गया तो ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ एम जी साइन थीटा, जो कि इसको आगे लेके जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 × 10 × √3/2, यानी कि 100 × √3 / 2, यानी 50 √3। तो ये तो मेरे ख्याल ज्यादा ही आ रहा है। हम्म, हम यहाँ पे √8 ले लो, 0.8 ले लो, ठीक है, 0.8 ले लो। 50 टाइम्स 0.8, 40 आ रहा है ये भी, है ना। तो ये आ गया 40 डिग्री, 40 डिग्री नहीं, 40 न्यूटन। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ एम जी साइन थीटा की, तो दैट इज 10 × 10 × ये आ गया 50 √3। अरे यार, क्वेश्चन नहीं सेट हो पा रहा। चलो मैं आपको वैसे ही एक जनरल रिकॉर्ड, जनरल वो बता देता हूँ, है ना, रिजल्ट, कि सबसे पहले अगर हम कह रहे हैं कि आप बताओ ये मिनिमम थीटा क्या होगा, व्हाट विल द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थीटा दैट this block from the incline this block from the incline of mass m starts to slide, just starts to slide। अब जस्ट स्टार्ट की बात है, तो मतलब उससे कुछ देर पहले जो एफ एस है और जो एम जी साइन थीटा है वो बराबर हुए होंगे, है ना। और एफ एस क्या होता है? म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू आपने पढ़ी ना, इस केस के लिए एम जी कॉस थीटा है, दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो इससे आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो tan थीटा जब म्यू के बराबर होगा, उस वैल्यू के लिए ये ऐसे होगा, ठीक है। क्या होगा ऐसे, मतलब जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट होगा। इससे हल्की सी वैल्यू आप ज्यादा दे देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट हो गया। फिर है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या है वैल्यू? म्यू के इंटू एन। अब इसमें म्यू के जो है ना, वो हमेशा ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू म्यू एस। क्यों? बिकॉज म्यू के और म्यू एस में क्या है, म्यू एस की वो जो म्यू एस है तो मैक्सिमम वैल्यू देता है ना फ्रिक्शन की, बट ये मैक्सिमम नहीं देता, ये तो एक ही लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की एक ही फिक्स वैल्यू रहती है, दिस इज फिक्स वैल्यू। और अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम वैल्यू होती है। क्यों? देखना, ये ऐसे है, मान लो, है ना, मैंने कहा कि यहाँ पे जो म्यूएस है या फ्रैक्शन फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन स्टैटिक दैट इज इक्वल टू लेट्स से 10 न्यूटन, और ये जो आगे जा रही है 20 न्यूटन से जा रही है, या ये जो है इसका आगे का फोर्स ये 5 न्यूटन है, मान लो ये है केस। तो अब आप मुझे बताओ कि फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इस पे कितनी लग रही होगी? अब इस पे 10 नहीं लग रही होगी, ये 10 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये म्यू एस है, म्यू एस के है, म्यू एस एन है, सॉरी, ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। आपको तो मैक्सिमम से मतलब थोड़ी है, आपको तो ये बताना कि रेस्ट पे रहेगा, है ना।
बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ऐसा थोड़ी कि फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो ये वापस उस साइड आ जाएगा, नहीं, फ्रिक्शन ज्यादा होने से ये वापस थोड़ी आता है, तो रुक जाता है ना। अब रुक जाएगा दैट मीन्स ये भी 5 न्यूटन ही लगेगी, ठीक है, ये 10 न्यूटन नहीं लगेगी। 10 न्यूटन इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एंगल ऑफ रिपोज बता दिया मैंने, tan अल्फा इक्वल्स म्यू लिमिट, म्यू लिमिट मतलब वो वैल्यू, ठीक है, जिसके बाद वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। स्यूडोफोर्स, स्यूडोफोर्स के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऑलवेज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब जब आप रेस्ट पे ना हो, जब आप भी उसी के साथ मोशन में जाके देख रहे हो। ये ऑब्जर्वर है जो कि एक लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, लिफ्ट की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है, तो इसको क्या लगेगा कि ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। जबकि एक्चुअल में जो बाहर बंदा खड़ा होगा वो क्या देखेगा कि ये ब्लॉक जो है पहले यहाँ पे था, जब लिफ्ट ऊपर पहुंची तो ये यहाँ पे पहुंच गया है ना, तो उसको तो ये क्या लग रहा है, दिस इज नॉट इन रेस्ट, दिस इज इन मोशन, है ना। तो इसी एनालॉजी को दूर करने के लिए बाहर वाले को क्या लग रहा था कि ऊपर जा रहा है ना विद एक्सेलरेशन ए, तो हमने क्या किया, उसके रिवर्स जो है एक एक्सेलरेशन दे दी ताकि बाहर वाला ऑब्जर्वर जो है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट मूव करना स्टार्ट कर दे। तो एम ए इसको हमने पीछे की तरफ दे दिया। अब आप इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है। एम में आपका स्यूडो फोर्स है, ठीक है ना। वेट इन लिफ्ट के आपके पता होना चाहिए आपको, वेट इन लिफ्ट, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है। मान लो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मान लो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मैंने क्या कहा था, वेट क्या होता है, वेट इज नथिंग, वेट इज नथिंग, या मैंने कहा वेइंग मशीन क्या मेजर कर रही है, वेइंग मशीन क्या मेजर कर रही है, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स वाइल एक्सेलरेशन अपवर्ड, ए अपवर्ड है, मान लो ए अप, ये मतलब अप का है ना, इससे मेरा मतलब है अप, ए अपवर्ड्स, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू इस केस के लिए एम जी प्लस एम ए, है ना, और यही क्या है आपके पास m टाइम्स g प्लस ए, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि वेट। अब उसका वेट है इतना होगा, जबकि एक्चुअल अगर रेस्ट पे होता तो रेस्ट पे वेट कितना होता है, mg होता है, ये तो पता है सबको। जब ये एक्सेलरेटेड ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है लिफ्ट, तो उसका वेट बढ़ जाता है ना, तो उसका वेट बढ़ जाता है मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग जो है वो चेंज हो जाएगी और बढ़ जाएगी। एन वाइल ए डाउनवर्ड, अगर नीचे आ रही है लेफ्ट तो नीचे आ रही है तो स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, बिकॉज स्यूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन से अपोजिट होता है। एक्सेलरेशन इस साइड है मान लो, तो स्यूडो फोर्स हमने नीचे बनाया, एक्सेलरेशन अब नीचे की ले रहा हूँ तो स्यूडो फोर्स ऊपर जाएगा। दैट मीन्स एन प्लस एम ए विल बी इक्वल टू एम जी, ये बनेगा एन इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, तो अब कम हो जाएगा वेट एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वेट, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन की कहानी। सर्कुलर मोशन में कुछ भी नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, कितना एंगल कवर किया कितने टाइम में, सॉरी कितना एंगल कवर किया, ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम डी थीटा बाई डी टी, फिर आएगा अल्फा डी ओमेगा बाई डी थ्री डी टी, यहाँ पे बस कुछ भी नहीं है, एनालॉजी समझो, क्रोनोलॉजी को समझिए। थीटा क्या है, एस की जगह ले रहा है, थीटा इज रिप्लेसिंग एस, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ ओमेगा की तो दैट इज टेकिंग द स्पेस ऑफ वेलोसिटी, और अगर अल्फा है तो दैट इज ए एक्सेलरेशन, ठीक है, आपने पढ़ा है दैट v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी की जगह अब ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी हो गया। सिमिलरली अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी तो आपने पढ़ा है, बट इसको अगर मुझे इसकी फॉर्म में लिखना हो, ओमेगा की फॉर्म में, अगर ओमेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है तो क्या लिखोगे, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये भी आपने पढ़ा ना, वी डी वी बाई डी टी, तो वो वही है ये वी डी वी बाई डी एक्स, सॉरी, ये वो वाला रिलेशन हमने लिख दिया इन टर्म्स में, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबसे पहले क्या सर्कुलर मोशन में कभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नहीं। ये जो वेलोसिटी इस ये मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस साइड है पहले, फिर मोशन इसकी वेलोसिटी इस साइड इस साइड इस साइड, चाहे मैग्नीट्यूड सेम रह रहा हो, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट तो नहीं हो सकती, बट स्पीड कांस्टेंट मान लो, स्पीड कांस्टेंट मान लिया, यानी कि ये जो वेलोसिटी थी, ये जो वेलोसिटी थी, ये जो वेलोसिटी थी, ये इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो हमारा हर बार चेंज ही रहेगा ना। देखो चेंज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म की तरफ हम मानते हैं कि अगर स्पीड चेंज होगी, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v, यहाँ पे होगी 2v, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। अगर सर्कल में इसकी वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम है, स्पीड मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जहां पे भी टेंजेंट में होगी वेलोसिटी आपको स्पीड आपको सेम मिल रही है, दैट मींस ये यूनिफॉर्म है। अगर अलग अलग मिल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म है ना। डायरेक्शन तो हमेशा चेंज रहेगी, आपको डायरेक्शन नहीं देखना, आपको स्पीड देखनी, इसलिए स्पीड कहा मैंने वेलोसिटी के टर्म्स में, वेलोसिटी नहीं लिखा, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखना, अगर मान लो वेलोसिटी चेंज हो रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ तभी आएगी जब स्पीड चेंज हो रही होगी, है ना। मतलब यहाँ पे मान लो v है, यहाँ पे हो गई 2v, टेंजेंशियल मतलब ये टेंजेंट वाली साइड है, टेंजेंट वाली साइड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये क्या करेगी, सिर्फ स्पीड को चेंज करती है। अब जो स्पीड थी पहले
ये उसका डेरिवेटिव है, डी स्पीड बाय dt दैट इज एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। सिमिलरली एक्सेलरेशन टेंजेंशियल जो है एक्सेलरेशन लॉन्ग v वेक्टर है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। बिकॉज अब कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो ऐसी भी होगी ना इसको होल्ड करके रख रही है, दैट इज कॉल्ड mv स्क्वायर बाय r एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, mv स्क्वायर बाय r मतलब वो तो फोर्स हो गया ना, तो v स्क्वायर बाय r इज एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। और इसको आप क्या लिख सकते हो, r ओमेगा स्क्वायर। क्यों क्यों ऐसे लिखा आपने इसको, बिकॉज यू नो दैट r ओमेगा इज इक्वल टू v इज इक्वल टू r ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर आता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, at इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस आर है, और ये सारी टेंजेंट वाले हैं, टेंजेंट वाले में आप क्रॉस आर करोगे और सेंट्रीपिटल वाले में क्रॉस वी करोगे, ठीक है। अब वही है, अगर अल्फा टेंजेंशियल कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो भी सकती है ना, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ये कहाँ से आई हैं, वही इक्वेशन है सारी जो आपने उसमें पढ़ी काइनेमेटिक्स में, दैट v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यहाँ पे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी, एंड ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा। नेक्स्ट फोर्स सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, दैट इज अब आप यहाँ पे v स्क्वायर बाय r की जगह r ओमेगा भी लिख सकते हो ना, r ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया, और mv ओमेगा भी लिख सकते हो, है ना। टुवर्ड्स द सेंटर होता है ये, हमेशा हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसमें कोई फोर्स नहीं है, फोर्स के कंपोनेंट्स होते हैं जो सेंटर की तरफ आ चुके होते हैं, उनको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखो बैंकिंग ऑफ रोड में ध्यान से समझना है इसको आपको। देखो सबसे पहले तो ये रोड बैंक कर दिया हमने, रोड को कुछ एंगल पे बना दिया, ठीक है, ताकि वो थोड़ा आसानी से हम उसको टर्न कर सकें, ठीक है। सबसे पहले तो ये एन आएगा इस तरह से, बिकॉज अभी सरफेस ऐसा है ना बैंक, तो एन आएगा ना। अब ये सेंटर है मान लो जिसके अराउंड हमने टर्न कट करना है, ये सेंटर आ गया, ठीक है, जिसके अराउंड हमने टर्न कट करना है, तो अब ये एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा आ गया, और एम जी का भी कंपोनेंट्स आपने बना लिए, ये एम जी आ गया ना, एम जी आ गया, ये रहा एम जी, हाँ ठीक है, ये आपका एम जी नीचे की तरफ। अब क्या करना है आपको, अंदर की तरफ जितने भी फोर्सेज हैं, अंदर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ जितने भी फोर्सेज हैं, उन सबको एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर पुट कर दो, ठीक है। तो ये देखना सेंटर की तरफ से यहाँ पे क्या लग रहा है, सिर्फ एन साइन थीटा लग रहा है, तो एन साइन थीटा को आपने एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर पुट कर दिया, आपको मिल जाएगा म्यू, अगर जीरो है, फ्रिक्शन नहीं है ना इसके ऊपर, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा क्या, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और एन कॉस थीटा बराबर है ना। मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, मूवमेंट तो होनी थी वैसे, ये सेंट्रल फोर्स है एन साइन थीटा, तो वो आपने पुट कर दिया एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। वी आपको निकालना है, इन दो इक्वेशन से निकाल सकते हो, टेन थीटा आर जी का रूट इज इक्वल टू वी। नेक्स्ट अगर म्यू नॉट जीरो है, म्यू नॉट जीरो, वही इक्वेशंस आपकी सेम रहेंगी, बट फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखना इसका डायग्राम में लेके आया था क्या, ये देखो ये रहा। अब फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा तो कैसे क्या होगा देखना, फ्रिक्शन कहाँ है, ये रहा फ्रिक्शन, ये अब नीचे की तरफ फ्रिक्शन का साइन थीटा भी आ गया और एम जी भी आ गया, बिकॉज फ्रिक्शन जो है ये है ना, ऐसे फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा ना, तो कॉस थीटा इस साइड आएगा, साइन थीटा नीचे आएगा, कॉस थीटा इस साइड, साइन थीटा नीचे, तो कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, तो कैसे इक्वेशन बनेगी, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है आपके पास, दैट एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, बिकॉज वर्टिकल तो कोई मोशन नहीं ना हो रहा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो ये आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जहाँ पे ये थीटा प्लस अल्फा ये जो है ये क्या है फाई, इट इज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज मतलब टेन फाई इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने देख लिया फॉर वी मिनिमम मतलब, अच्छा मिनिमम वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, क्या मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए हमारे व्हीकल की, तो आप ऐसा एक डायग्राम आप बना सकते हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है, और ये हमने यहाँ पे सब लिख दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है ना। अच्छा मिनिमम वेलोसिटी के लिए और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक डिफरेंस रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आपका जो फ्रिक्शन है वो अंदर की तरफ है, और मिनिमम के लिए फ्रिक्शन बाहर की तरफ है। हम मिनिमम से मिनिमम कम से कम क्या लगा सके, उसके लिए हमने फ्रिक्शन बाहर की तरफ लिया है, ठीक है, बिकॉज कम से कम वैल्यू हमें तभी पता चलेगी जब फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी दूसरी होगी ना, ऑपोजिट, ठीक है। फॉर फ्लैट रोड, अगर फ्लैट रोड है दैट मींस थीटा भी जीरो है, न्यू भी जीरो है, तो आपके पास एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, फ्रिक्शन की वैल्यू डायरेक्ट एम जी स्क्वायर के बाय एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर आ जाएगी, फ्रिक्शन को आप न्यू एन लिख सकते हो, न्यू एन लिख दिया, एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर लिख दिया, यहाँ पे वी मैक्स है ये, कि हम अगर नॉन बैंक रोड है तो उस पर बताओ कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से हम टर्न कट करें, तो वी मैक्स आपको मिल जाएगा म्यू आर जी, जिससे आपका सेफ टर्न आपको मिल जाए, ठीक है, का रूट, ठीक है। सो विद दिस हमने सारे कंसेप्ट तो हमने देख ही लिए हैं, आई विल ट्राई टू मेक सम
लेक्चर्स रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, जय श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम। नहाया हूँ मैं, आज ये बाल ऐसे ही है, ठीक है ना, तो जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, जय श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम भाई सारे ने।